आज के इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स 12th क्लास का। मॉडर्न फिजिक्स में जो जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में जो लास्ट चैप्टर था संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम, उसका हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव पिछले क्लास में देख लिया है। पर आज के इस क्लास में मॉडर्न फिजिक्स का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और समय ज़्यादा न लगे वीडियो को शूट करने में और आपका भी ज़्यादा समय बर्बाद न हो, इसके लिए कुछ न्यूमेरिकल के क्वेश्चन होंगे जैसे द्विआधारी संख्या वाले। तो उसका भी जो है वो डायरेक्ट आंसर हम लोग बताएंगे कि आंसर क्या होता है। डिस्कशन की बात है तो द्विआधारी संख्या पर आधारित, द्विनाम पद्धति पर आधारित टॉपिक आपको जब फुल चैप्टर पढ़ाया गया था तो उसके डिस्क्रिप्शन में बताया गया है। अभी फिलहाल हम टॉपिक देखेंगे सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइस एंड सिंपल सर्किट्स। टॉपिक आज का होगा, आप देख सकते हैं आपका जो आज का टॉपिक होगा शुरू का वो होगा सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइस एंड सिंपल सर्किट्स, जिसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है कि मूल गेट मतलब बेसिक गेट कौन है। 4 ऑप्शन के बाद आप जवाब दीजिएगा। मूल गेट अथवा इसी का एक दूसरा नाम क्या है, बेसिक गेट। मूल गेट अथवा बेसिक गेट कौन है? एंड गेट है, और गेट है, या और गेट नॉट गेट है, या नैंड गेट नॉर गेट है, या एंड और एंड नॉट गेट है। इसका सही जवाब क्या होगा? जो मूल बेसिक गेट है वो कौन है? तीनों है, एंड और नॉट। इसका ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा IE, आधार धारा IB, बेस करंट है ये, और ये क्या है? तो उत्सर्जक है, तो IE से सूचित किया गया है। तथा संग्राहक धारा IC में कौन सा संबंध होता है? एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा, आधार धारा और संग्राहक धारा में कौन सा संबंध होता है? IC बराबर IE माइनस IB होता है, या IB बराबर IE माइनस IC होता है, या IE बराबर IC माइनस IB, या IB बराबर IE प्लस IC होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? IB बराबर होता है IE माइनस IC, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, और हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा नहीं, आप 4-5 लोग जो मन में आए वो बोलिए, हम जो कह रहे हैं उसके मुताबिक चलना है ना। उत्सर्जक धारा IB, आधार धारा IE आधार धारा IB, और संग्राहक धारा IC में जो संबंध है वो है IB बराबर IE माइनस IC। इसको आप करेक्ट कीजिएगा, इसी को याद कीजिएगा, यही सही है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, चित्र में जो दिखाया गया है यह लॉजिक गेट कौन सा है? चित्र में दिखाया गया जो लॉजिक गेट है ये कौन सा है? तो आपको मैंने बताया था कि जब कभी भी अगर इस तरह से अगर कोई लॉजिक गेट बनेगा जैसा फिगर में दिखाया गया है, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? A और B इनपुट हो गया ना, और ये जो Y है वो इसका क्या हो गया? आउटपुट हो गया। तो जब इस तरह से संरचना बनता है तो इसको क्या कहते हैं? एंड गेट कहते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि दशमिक संख्या 25 को द्विआधारी में लिखना है। 2013, 20 और 23 में यह प्रश्न पूछा है। तो 25 का जो द्विआधारी संख्या होगा वो क्या होगा? 25 का द्विआधारी संख्या क्या होगा? बताएंगे? अभी नहीं, अभी अगर बताएंगे तो लगभग फिजिक्स है तो इसमें 6-7 को आएगा न्यूमेरिकल, तो टाइम ज्यादा लगेगा पूरा मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट करना। नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है? नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक A प्लस B बराबर Y, A इंटू B का होल बार बराबर Y, और A इंटू B बराबर, या A डॉट B बोलते हैं ना, A डॉट B बराबर Y, और A प्लस B का होल बार बराबर कितना है? Y। तो नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक कितना होता है? A प्लस B होल बार बराबर कितना होता है? Y होता है। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है।
या अपरिवर्तित रहता है, हिल रहा है। देखिए सामने, सही से हो जाइए ना, आप लोग हट जाइए वहां से, बल्कि उस दीवार की तरफ चिपका दीजिए उसको, खींचिए दीवार की तरफ। ठीक है, तो ताप बढ़ने के साथ जो अर्धचालक का प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, होल होता है, फोटोन होता है या प्रोटॉन होता है। तो पी टाइप के अर्धचालक में एक होल होता है, और उसी होल के चलते जो है वह क्या होता है, तो धारा का प्रवाह होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य क्या होना चाहिए? त्रिसंयोजक होना चाहिए, चतुस्संयोजक होना चाहिए, पंच संयोजक होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। तो जब कभी भी एन टाइप का अगर जर्मेनियम प्राप्त करना होगा या एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त करना होगा, तो ये याद रखेंगे कि चतुस्संयोजी पदार्थ में कौन मिलाया जाता है, पंच संयोजी। यानी चतुस्संयोजी परमाणु में पंच संयोजी परमाणु मिलाने पर 4 संयोजकताएं संतुष्ट हो जाती है और 5वां रह जाता है खाली, रिक्त होल, जिसकी वजह से उसमें धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कोई दिक्कत अभी तक? नेक्स्ट, डायोड का उपयोग किया जाता है, तो डायोड का उपयोग किस तरह किया जाता है? प्रवर्धक की तरह किया जाता है, दोलक की तरह किया जाता है, मॉड्यूलेटर की तरह किया जाता है, या रेक्टिफायर की तरह किया जाता है? तो इसका जो उपयोग है वह रेक्टिफायर की तरह किया जाता है। बॉयज लोगों में जो लोग हैं थोड़ा ध्यान बोर्ड पर देंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, देखने से भी याद हो जाएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। और अगर अच्छा मार्क्स गेन करना है तो बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पर भी पकड़ क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। सब्जेक्टिव पर तो जो मान लीजिए पकड़ बनाए हैं, आप टेस्ट दे ही रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के डिस्कशन को आप हल्का ना समझें। चारों ऑप्शन जब हम पढ़ लेते हैं तो जो सही ऑप्शन है, अगर आपको याद है, पूछा जाएगा, बताइएगा। नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है? नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है a डॉट b होल बार इज इक्वल टू कितना, y। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, एक अर्धचालक को T1K से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में ताप बढ़ाने पर अर्धचालक पर क्या प्रभाव पड़ता है बताया गया है। जैसे ऊपर आपने पढ़ा ना कि ताप बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, वैसे ही एक अर्धचालक है और उसको T1 के तापमान से T2 के क्या होता है, ताप का मात्रक होता है केल्विन। तो T1 केल्विन से अगर T2 केल्विन ताप पर इसे ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? इसका मतलब यह हुआ कि एक टेम्परेचर है जो T1 है, मान लीजिए कि T1 टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम है और T2 टेम्परेचर पर ला रहे हैं तो घटा रहे हैं, तब न ठंडा होगा। पानी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो रहा है, खौल रहा है, तो उसको T2 तापमान पर लाके ठंडा करेंगे तो तापमान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तब तापमान घटेगा तब न पानी ठंडा होगा। 100 केल्विन तापमान पर तो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो 100 केल्विन तापमान से कम रहेगा तब न पानी ठंडा होगा। तो इस टॉपिक में अगर आप देखिएगा तो बोला गया है कि एक अर्धचालक है, पानी नहीं है, क्या है, अर्धचालक है, जिसको T1 केल्विन ताप से T2 केल्विन ताप पर ठंडा किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका प्रतिरोध जो है वह बढ़ेगा, ठंडा करने पर इसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। यदि कोई ट्रांजिस्टर है और ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा और बीटा है, तो इसके बीच में क्या संबंध होगा? तो अल्फा और बीटा अगर इसका धारा नियतांक है तो बीटा का मान जो है वो 1 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, और अल्फा का मान 1 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। यदि ट्रांजिस्टर का धारा नियतांक अल्फा और बीटा हो तो बीटा का मान 1 से बड़ा और अल्फा का मान 1 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ये फिर दशमिक संख्या के रूप में जो है वह 1002 और 1001 और आधार कितना दिया है, 2 दिया है, तो द्विआधारी संख्या है। इसको दशमिक संख्या के रूप में बताना है कि इसका दशमिक संख्या क्या होगा, तो इसका दशमिक संख्या निकालेंगे, बताएंगे बाद में, अभी रहने दीजिए इसको। एक टॉपिक एक बार फिर से इसका रिवीजन ही करवा देंगे। दशमिक संख्या पद्धति
मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ाए थे तो बताए थे कि नहीं बताए थे? तो एक बार इसको फिर से जो है वो रिवीजन करवा दिया जाएगा। न्यूमेरिकल से अभी थोड़ा इस वीडियो में बचेंगे मतलब इसलिए कि थोड़ा सा जो भी ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो जाए पूरा मॉडर्न फिजिक्स का। एक पी प्रकार अर्धचालक होता है, तो जो पी प्रकार अर्धचालक होता है कैसा होता है? धनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है, अनावेशित होता है, या परम शून्य ताप पर अनावेशित लेकिन उच्च तापमानों पर क्या होता है? आवेशित होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक पी प्रकार अर्धचालक कैसा होता है? तो एक पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है वो अनावेशित होता है। अब एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसमें दिया हुआ है कि 1100 आधार 2 है, द्विआधारी है ये, ठीक है ना, और इसका वैल्यू दिया है 1210, ये भी उसी से रिलेटेड है। इसको भी अभी छोड़ेंगे, इसको हल करके दिखाएंगे तब बताएंगे। दशमिक संख्या पद्धति बताए थे पहले ही वीडियो के स्टार्ट में, कम से कम 6-7 गो न्यूमेरिकल आएगा, उसको रोकेंगे। नैंड गेट का संकेत क्या होता है? नैंड गेट का संकेत क्या होता है? अब आप इसमें देख रहे हैं तो आप ये संकेत देख करके बताइए कि नैंड गेट का संकेत क्या होता है। तो नैंड गेट का संकेत जब कभी भी अगर इस प्रकार से बना रहेगा, ये इनपुट रहेगा क्या? ए, और ये रहेगा बी, आउटपुट क्या रहेगा? वाई, तो इसको बोलेंगे नैंड गेट। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अशुद्ध तत्व के रूप में बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। जब कभी भी पी प्रकार का अर्धचालक होगा तो उसमें अशुद्ध तत्व के रूप में बोरॉन का उपयोग किया जाता है, तब जाकर के पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। नेक्स्ट, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान कितना होता है? तो इसका जो तापमान गुणांक का मान होता है, क्या धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है या अनंत होता है? ऋणात्मक होता है। बहुत बढ़िया। ये जो प्रतीक दिया गया है यहाँ पर, यह प्रतीक किसका है? डायोड का है। बहुत बढ़िया। ये प्रतीक किसका है? डायोड का है। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपका मॉडर्न फिजिक्स जो है वो सही रहेगा। पूरे मॉडर्न फिजिक्स का जितना ऑब्जेक्टिव बताएंगे, इससे आने वाले क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई क्या होती है? तो ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई वोल्ट होती है, एम्पियर होती है, ओम होती है, या कोई इकाई नहीं होती है। तो जब कभी भी ट्रांजिस्टर का प्रवर्धन किया जाता है तो उसके प्रवर्धन गुणांक अल्फा और बीटा का मान जो होता है उसका कोई इकाई नहीं होता है। बस ये होता है कि बीटा का मान जो होता है वह 1 से बड़ा होता है और अल्फा का जो मान होता है वह 1 से क्या होता है? छोटा होता है। यानी इसका कोई भी जो है वह इकाई नहीं होता है। तो कोई इकाई नहीं होता है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसके बाद जो है हम देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, अभी 21 नंबर था। अगर इसी तरह से डिस्कस करने के बाद आप पूरे मॉडर्न फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा तो दीजिएगा ना? चलिए, बहुत बढ़िया। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सार्वजनिक तर्क द्वार है? लॉजिक गेट के विषय में बताना है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? लॉजिक गेट। जैसे तर्क द्वार लिखा है ना, ये तर्क द्वारा नहीं है, तर्क द्वार है। तो तर्क द्वार जो होता है उसको लॉजिक गेट बोलते हैं इंग्लिश में। कई बार इसी को जो है ऐसे लिख करके भी और पूछ देता है, लॉजिक गेट, और कई बार पूछ देता है तर्क द्वार। तो तर्क द्वार जब पूछ देता है तो बच्चा कहता है कि धीरे सर पढ़ौल ही नहीं खन। तर्क द्वार हिंदी है और इंग्लिश क्या है? लॉजिक गेट। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जो यहाँ ऑप्शन दिया गया है ओ आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट और नैंड गेट, इनमें से सार्वजनिक तर्क द्वार कौन है? सार्वजनिक को क्या बोलते हैं? सार्वजनिक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश जानना जरूरी है। सार्वजनिक तर्क द्वार है। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक तर्क द्वार है? किसी को पते नहीं है। वो तो गेट का नाम हो गया ना, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट। समझ में आ रहा है ना? सार्वजनिक तर्क द्वार मतलब होता ये है कि वो सबके लिए मान्य होता है। ठीक है, सार्वजनिक का हम भी भूल रहे हैं। सार्वजनिक तर्क द्वार, सार्वजनिक को बोला जाता है, यहां पर इसका अर्थ दूसरा होगा।
सार्वजनिक तर्क द्वार, सार्वजनिक तर्क द्वार को प्रोफेशनल लॉजिक गेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रोफेशनल लॉजिक गेट बोल सकते हैं। सार्वजनिक तर्क द्वार, सार्वजनिक मतलब हो गया वो प्रोफेशनल है, सभी गेट के लिए क्या है? मान्य है। तो सार्वजनिक तर्क द्वार इनमें से कौन होगा? कौन बताएगा? और, एंड, नॉट या नैंड? तो नैंड होगा तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यदि किसी तर्क द्वार का निर्मम का मान उसके दोनों निवेशों के गुना यानी कि a डॉट b से प्राप्त होता है तो वह कौन सा जो है वह द्वार है? क्या होगा? एंड, क्योंकि y बराबर होता है a डॉट b यानी a गुणे b। ध्यान रहे आप क्लास में बैठे हैं। अर्धचालक में वर्जित, आप जितना बार डिस्टर्ब कीजिएगा हम बोलेंगे वो वीडियो देखने वाला समझेगा कि क्लास में बैठा हुआ बच्चा का एक्टिविटी कैसा है। अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग कितनी होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है या 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है? कितनी होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विआधारी पद्धति में समतुल्य संख्या कौन सी होगी? तो इसकी समतुल्य संख्या जो होगी वो ये होगी। कैसे होगी डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। पूर्ण तरंग दिष्टकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति कितनी होगी? पूर्ण तरंग दिष्टकारी में, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति कितनी होगी? दुगनी होगी, 50 दुनी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। पीएन संधि डायोड का उपयोग जब किया जाता है तो यह एक प्रवर्धक की तरह होता है, मॉड्यूलेटर की तरह होता है, दोलक की तरह होता है या दिष्टकारी की तरह होता है? कैसा होता है? तो ये एक दिष्टकारी की तरह होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिष्टकारी की तरह। नेक्स्ट, निवेशी वोल्टेज धारा को बढ़ाने वाले जो यंत्र होते हैं उन यंत्रों को क्या कहा जाता है? दोलित्र कहा जाता है, प्रवर्धक कहा जाता है, डायोड कहा जाता है या दिष्टकारी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रवर्धक कहा जाता है। प्रवर्ध कर रहा है, धारा को प्रवर्धित कर रहा है, बढ़ा रहा है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? प्रवर्धक कहते हैं। नेक्स्ट है कि अगला देखते हैं, 29 नंबर है ये, है ना। जब सिलिकॉन में, क्वेश्चन है कि जब सिलिकॉन में बोरॉन को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है, अभी यही क्वेश्चन पूछा भी था कि अशुद्धि के रूप में क्या मिलाया जाता है? तो बोरॉन को मिलाया जाता है। जब सिलिकॉन में बोरॉन को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो जो पदार्थ बनता है, परिणामी पदार्थ बनता है, वह किस प्रकार का बनता है? एन प्रकार का अर्धचालक बनता है, पी प्रकार का बनता है या एन प्रकार का चालक बनता है या पी प्रकार का चालक बनता है? कैसा चालक बनता है? बिल्कुल सही, पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। पी प्रकार के ही अर्धचालक में अशुद्धि के रूप में क्या मिलाया जाता है? बोरॉन मिलाया जाता है। अभी ये एक इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग देखे थे। नेक्स्ट है कि एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो जो एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं उनमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, होल, इलेक्ट्रॉन तथा होल या इनमें से कोई नहीं? कौन होता है? होल होता है। जब कभी भी अगर अर्धचालक की बात होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह मुख्य रूप से किससे होता है? होल से होता है। क्लियर है ना। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें है कि कौन सा लॉजिक गेट तब ही सही निर्गम देता है, यानी कि आउटपुट सही तब ही देता है जब निवेश भिन्न हो, यानी ए इनपुट अलग हो, बी इनपुट अलग हो, तो जो इसका आउटपुट होगा, जो इसका निर्गम होगा वो क्या होगा? वो उसका निर्गम क्या होगा? सही होगा, करेक्ट होगा। तो ऐसा कौन सा लॉजिक गेट है बताया जाए? XOR गेट सही है, XOR द्वार। अगला देखते हैं, पश्च अभिनत डायोड। पश्च अभिनत डायोड जो होता है वो कैसा होता है? जेनर डायोड होता है, LED होता है, फोटो डायोड होता है या A और C दोनों होता है? कौन होता है? यानी जेनर डायोड और फोटो डायोड दोनों होता है। कोई दिक्कत? इस तरीके से हमने इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव था उसको कंप्लीट किया। अब इसके बाद जो है वो हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे और इसके आगे अगला चैप्टर कौन सा है? नाभिक। क्या है? नाभिक।
तो अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है नाभिक न्यूक्लिक। ठीक है। अच्छा, नाभिक किससे बना होता है जी? अगर कोई परमाणु है और परमाणु की भिन्न भिन्न कक्षाएं हैं तो परमाणु के उन भिन्न भिन्न कक्षाओं में एज लाइक के, एल, एम, एन, ओ, पी, इसके नाभिक में क्या रहेगा? तो इसके नाभिक में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, एक और बात, हाइड्रोजन के नाभिक में प्रोटॉन तो होता है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। ये हमेशा याद रखना। तो इस तरीके से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित है उसको ही न्यूक्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्ली कहते हैं। कोई दिक्कत? न्यूक्ली का मतलब समझ में आया, नाभिक का मतलब समझ में आया। नाभिक क्या रहेगा? तो नाभिक जो रहेगा वो केवल और केवल कहाँ उपस्थित रहेगा? परमाणु के केंद्र में। और परमाणु के केंद्र में क्या रहेगा? तो परमाणु के केंद्र में रहेगा नाभिक, जहां कण के रूप में कौन कौन रहेंगे? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में, जैसे कि के, एल, एम, एन, ओ, पी, ये कक्षाएं हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन क्या करता रहेगा? गति करता रहेगा। क्या करता रहेगा? गति करता रहेगा। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन जो है वो सबसे पहला है जो पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा 2009 में। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आप इतना भी याद कर लेते हैं जो अभी आपको बताया जा रहा है तो निश्चित तौर पर आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एक दूसरा चीज ये भी है, परीक्षा के बाद आपका जो भी परिणाम आता है, आप भी ये जानते हैं कि हम जितना मेहनत करेंगे उतना ही परिणाम आएगा। एक एक चीज आपका स्पष्ट हो जाता है परिणाम आने के बाद। जब हाथ में रिजल्ट आ जाएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। अक्सर देखा गया है कि नहीं पढ़ने वाला विद्यार्थी भी परीक्षा की घड़ी में पढ़ करके अच्छा नंबर लेकर के आता है। तो परीक्षा का अंक चाहे जो भी हो, आप परीक्षा का परिणाम आने के बाद जरूर संस्थान में आए। कई बच्चे होते हैं, कई लड़कियां होती हैं जो परिणाम आने के बाद भी संस्थान में नहीं आते हैं। आना चाहिए, क्योंकि आपके 2 वर्षों का मेहनत है, 11th एंड 12th। आपका जो परिणाम है आप संतुष्ट रहिए उससे कि आपके ही ना मेहनत का परिणाम है कि मेरे मेहनत का परिणाम है। अच्छा, मेरे मेहनत का अगर परिणाम रहता तो हम तो खूब बढ़िया से लिख देते या सब बच्चे क्या करता? टॉप कर जाता, निश्चित तौर पर टॉप कर जाता। अच्छा, आप जो सिलेबस पढ़ रहे हैं, बार बार कहते हैं, आप अभी 12th का पेपर देने के लिए अभी से पढ़ रहे हैं, हम उसको 10 साल से पढ़ा रहे हैं। तो अगर हमको ही जरूरत रहता कि हम लिख देते, आप टॉप हो जाते, आपके मुताबिक हम चल रहे हैं, या समाज के अनुकूल हम बात कह रहे हैं कि समाज कहता है कि फलाना मास्टर के यहाँ खूब बढ़िया रिजल्ट है। खैर, रिजल्ट कैसे आई? गद्दारी से आई, धोखाधड़ी से आई, ओकर कोनो मतलब नहीं है। बस संगे लड़का खड़ा हो गई तो फलाना मास्टर के रिजल्ट हो गई। तो क्या वो मेरे योग्यता का आकलन है या बच्चे की योग्यता का आकलन है? आप पढ़ रहे हैं तो आपकी जितनी योग्यता होगी आप उतना ही न लाइएगा। मेरा कार्य क्या है? आपको मोटिवेट करना। मेरा काम क्या है? आपको सही राह दिखाना। मेरा काम क्या है? विभिन्न अध्यायों से पूछे गए परीक्षाओं में प्रश्नों के संग्रह की व्याख्या करना, जो कि लघु उत्तरीय है, दीर्घ उत्तरीय, सब बता रहे हैं। इसी में कोई बच्चा ज्यादा कैप्चर कर रहा है, कोई बच्चा खूब नहीं आ रहा है तो मेहनत कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, अपने आप में इंप्रूवमेंट कर रहा है। तो परिणाम किसकी मेहनत का होगा? बच्चे की मेहनत का होगा। तो आपका मेहनत का परिणाम है, तो परिणाम आने पर आप संस्थान में जरूर आएंगे। ये मत सोचिए कि फलाने का हमसे ज्यादा है, वो जाएगा हम नहीं जाएंगे ना। सबका हृदय से स्वागत है। आइए, उस दिन मिठाई उठाई खिलाया जाएगा, आपका सम्मान किया जाएगा। अक्सर मेहनत कश लोगों का सम्मान दुनिया नहीं करती है, लेकिन हम करते हैं। आपका जो अंक आएगा उसी अंक में आप भी खुश रहिए, हम भी खुश रहेंगे। समझ में आ रहा है ना? लेकिन समाज के अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि बच्चों के परिणाम का जो अंक पत्र मिल रहा है वो हमारा अंक पत्र है, तो ऐसा नहीं है। जिस दिन हम अगर बैठ जाएंगे 10+2 का पेपर देने, उस दिन सब गर्दा गर्दा हो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो मेरा अंक पत्र नहीं है, मेरी योग्यता नहीं है, वो बच्चे की मेहनत है, लगन है। क्लियर है? देखते हैं। तो जैसे जैसे है ये अगला प्रश्न है नाभिक अध्याय से। कुल मिलाकर के कहना यह है कि आपको क्या करना है? पढ़ना है।
जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या ए बढ़ती है उसी के साथ साथ निम्नलिखित में से न्यूक्लियस से संबंधित किस राशि का परिवर्तन नहीं होता है। ये 2009 में पूछा गया प्रश्न है। द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है, आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है, या बंधक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। किसमें ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है या किसमें परिवर्तन नहीं होता है? घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है। अगर न्यूक्लियस बढ़ेगा तो द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाएगा, आयतन में परिवर्तन हो जाएगा, साथ ही साथ बंधक ऊर्जा में भी जो है वह परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन घनत्व में अगर कह रहा है कि परिवर्तन नहीं होता है तो एकमात्र है, और वो क्या है? घनत्व, जिसमें नहीं होता है। अब ये थोरियम है, 90 थोरियम 230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 140। कितना होगा? 140। निम्नलिखित में से कौन सी किरणें विद्युत क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है? एक्स किरण, गामा किरण, अल्फा किरण या कैथोड किरण। 2012 में ये प्रश्न पूछा है कि कौन सी ऐसी किरण है जो विद्युत क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित ही नहीं होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक्स किरण और साथ ही साथ गामा किरण। यानी एक्स किरण और गामा किरण ऐसी किरणें हैं जो विद्युत क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। इसके ऑप्शन में दिया रहना चाहिए ए और बी दोनों, लेकिन नहीं दिया है। आप इसको याद कीजिएगा, एक्स किरण और गामा किरण जो विद्युत क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है? 2012 में यह पूछा गया प्रश्न है। किसका जो द्रव्यमान है वह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है? बताया जाए। किसका? प्रोटॉन का, हाइड्रोजन का, पॉजिट्रॉन का। निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है? तीनों का, प्रोटॉन का भी, हाइड्रोजन का भी और पॉजिट्रॉन का भी। कोई दिक्कत? अब न्यूट्रॉन का क्यों नहीं होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन पर होता है। अंतर बस होता है कि इलेक्ट्रॉन पर होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और प्रोटॉन पर होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कुल मिलाकर के हम अंतर विभेद बस यह कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है वो आवेशहीन होता है, यानी उस पर कोई आवेश नहीं होता है। पर जब कभी भी अगर द्रव्यमान की गणना की जाती है तो द्रव्यमान की गणना के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसकी जरूरत होती है। तो अब यहाँ कह रहा है कि किसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है। तो पहली चीज कि अगर किसी परमाणु का द्रव्यमान है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होना चाहिए? प्रोटॉन होना चाहिए। अभी मैंने बताया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर ये नहीं होगा, पॉजिट्रॉन नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, प्रोटॉन नहीं होगा। ठीक है ना? तो ए बी सी इसका तीनों करेक्ट आंसर होगा। बीटा किरणें जो होती हैं वह विक्षेपित होती है। बीटा किरणें कहाँ विक्षेपित होती हैं? गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में होती हैं, केवल चुंबकीय क्षेत्र में होती हैं, केवल विद्युतीय क्षेत्र में होती है, या चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में होती है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे महत्तम वेधन क्षमता है? यानी किसमें जो है वो महत्तम वेधन क्षमता है? एक्स किरणों में है, कैथोड किरणों में है, अल्फा किरणों में है या गामा किरणों में है? तो सबसे अधिक वेधन क्षमता, वेधन क्षमता का मतलब आर पार करके निकल जाना, चाहे लेयर कितना ही मोटा क्यों न हो। मान लीजिए इतना मोटा लेयर है और इतने मोटे लेयर को कौन किरण पार करके जा सकती है? सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी है? गामा किरण की। कैथोड किरणें होती हैं, तो कैथोड किरणें कैसी होती हैं? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या फोटॉन? ये क्वेश्चन पूछा है 2016 और 2020 में। इतना डिस्कशन के बाद हम नहीं चाहेंगे कि कोई बच्चा जो है वही टिक लगाए कि एसकामिनी माई ए या भोला बाबा बी, आ चामुंडी माई सी या दुर्गा माई डी।
इस तरीके से ऑप्शन का चयन नहीं करना है। गोड़ लाग लाग के प्रणाम करके ऐसे करता है, अस्कामिनी माई भोला बाबा भी, चामुंडी माई सी, दुर्गा माई डी, कोना पर रुक गई। अब एक बार बोलेगा ऐसे, जय हो अस्कामिनी माई ए, भोला बाबा भी, चामुंडी माई सी, दुर्गा माई डी। कहा चामुंडी माई सी, ऑप्शन सी सही। ऐसे नहीं करना है। इतना डिस्कशन के बाद सही से जो है वो करेक्ट आंसर का चयन करना है कि कैथोड किरणें कौन होती है, बताया जाए। कैथोड किरणें जो होती हैं वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती हैं। इनमें कौन आवेश रहित होता है? क्या अल्फा कण है, बीटा कण है, फोटोन कण है या प्रोटॉन है? कौन है जो आवेश रहित रहता है? फोटोन कण। फोटोन कण जो होता है वो क्या रहता है? आवेश रहित रहता है। इनमें कौन आवेश रहित है? तो जो फोटोन कण होता है वो आवेश रहित रहता है। इसके आगे जो है वो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो आधी हो जाती है तो क्या कहेंगे? अब इसमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, किसी नमूना का अगर परमाणु क्रमांक Z है, मान लेते हैं कि कोई नमूना है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? Z है। परमाणु क्रमांक को प्रायः Z से ही सूचित करते हैं। तो जब किसी नमूना का परमाणु क्रमांक Z है, उसका द्रव्यमान संख्या A है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी? तो इसके न्यूट्रॉन्स की संख्या होगी इसके टोटल द्रव्यमान संख्या में से क्या कर देंगे? Z को घटा देंगे, यानी A माइनस Z। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां कौन सी है? तो नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि क्या कुल आवेश है, रेखीय संवेग है, कोणीय संवेग है या उपरोक्त सभी है? तो जब कभी भी नाभिकीय अभिक्रिया संपन्न होती है तो कुल आवेश भी संरक्षित रहता है, रेखीय संवेग भी संरक्षित रहता है, कोणीय संवेग भी संरक्षित रहता है, यानी कुल मिलाकर के इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अच्छा, गामा किरणों की तरह कौन होता है? गामा किरणों की तरह अल्फा किरणें होती हैं या बीटा किरणें होती हैं, कैथोड किरणें होती हैं या एक्स किरणें होती हैं? इसका जवाब होगा एक्स किरण। गामा किरणों की तरह कौन होती है? एक्स किरण होती है। क्लियर है ना? नेक्स्ट, इसके आगे जो है हम देखेंगे 13 नंबर प्रश्न, और 13 नंबर जो प्रश्न है वो आपके समक्ष है कि नाभिक का घनत्व लगभग कितना होता है? नाभिक का घनत्व 2.29 × 10⁻7 किलो प्रति मीटर क्यूब होता है, या 2.29 × 10⁻⁻7 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है, या 2.29 × 10⁻17 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है, 2.29 × 10⁻17 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। तो इसका आप देखिएगा तो सब लगभग एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन 10 टू दी पावर में अंतर है। तो अगर 10 टू दी पावर में अंतर है तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो अगर इस तरह का प्रश्न आ गया कि सारा अंक भी 2.29 है, 2.29 है, मात्रक समान है, केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब, तो ऐसी स्थिति में 10⁻17 केवल याद रखिएगा तो बन जाएगा 2.29 × 10⁻17 केजी प्रति मीटर क्यूब। यही इसका करेक्ट आंसर है। नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है? बिल्कुल सही, 2 से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थाई नाभिक कौन है? हीलियम है, 2He4 है। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें कौन सी है? तेजी से चलने वाली बीटा किरणें फोटोन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। करेक्ट आंसर। रेडियो एक्टिव परमाणु बम के लिए कौन सा संबंध सही है? कौन सा संबंध सही है? क्या अर्ध आयु औसत आयु के बराबर होनी चाहिए? क्या अर्ध आयु 2 गुणे औसत आयु होना चाहिए? या अर्ध आयु 1.6931 गुणे औसत आयु होना चाहिए? या अर्ध आयु बराबर 0.6931 गुणे औसत आयु होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अर्ध आयु बराबर 0.6931 गुणे। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है हमारे पास
कि 1 AMU किसके बराबर होता है, 1 AMU किसके बराबर होता है। तो ये आप याद किए होंगे कि 1.6 × 10 के घात -27 kg के बराबर होता है। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, मूल कणों का विलोपन होता है या नाभिकीय संलयन? नाभिकीय संलयन। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है? तो मौलिक कण क्या न्यूट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, या अल्फा कण नहीं है, या इलेक्ट्रॉन नहीं है? तो किसी भी परमाणु का जो मौलिक कण होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। लेकिन ये अल्फा कण बीच में कहां से टपक आया? यानी ये अल्फा कण जो है यह मौलिक कण नहीं है। दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? तो दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता क्या 3 होती है, क्या 4 होती है, 5 होती है या 6 होती है? कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? 5 होती है। नेक्स्ट, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा, बार बार कह रहे हैं, क्योंकि टेस्ट में यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुछ आउटर क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव में होंगे, आप उसको भी याद कीजिएगा जो आपके गाइड से होंगे, जो कि उसमें भी बताया गया है कि कई बार बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं जो विगत परीक्षा में पूछा गया है। रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही मान है? तो TA बराबर होता है 1/λ। रेडियो एक्टिव तत्व के लिए यही है कि TA बराबर 1/λ। निम्नलिखित में से कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? निम्नलिखित में से कौन ऐसा संबंध है जो द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए क्या है? सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या M बराबर E होगा, या M² बराबर E होगा, या MC² बराबर E होगा? घुमा करके दिया है, यही से आप समझ सकते हैं E बराबर क्या होता है? MC²। यही इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। ये क्लास 9th में भी है, नहीं है जी? E बराबर MC²। आगे बढ़ते हैं। अर्ध आयु काल T1/2 है एवं क्षय नियतांक में क्या संबंध होता है? यानी अर्ध आयु काल में और क्षय नियतांक में क्या संबंध होता है? तो अर्ध आयु काल में और क्षय नियतांक में संबंध होता है T1/2 = 0.693/λ। कितना होता है? 0.693/λ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अल्फा कण के लिए सही है? इलेक्ट्रॉन सही है, विद्युत चुंबकीय विकिरण, हीलियम नाभिक या हाइड्रोजन नाभिक? कौन सही है? बकलोल, हीलियम नाभिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन समीकरण सही है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें जो ये समीकरण दिया गया है इसमें से कौन सा जो है वह सही है? तो यूरेनियम है। यूरेनियम किस में बदलता है? तो यहीं पर ये गलती है। बताए थे कि यूरेनियम का जब नाभिकीय विखंडन होता है तो यूरेनियम बदलता है थोरियम में और हीलियम में। थोरियम कितना है? 90-234। हीलियम कितना है? 2-4। यहीं पर ये सही दिख गया। यूरेनियम का तो सही है 92-238। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, नाभिक रिएक्टर में कौन मंदक की तरह कार्य करता है? कोई बता सकता है? नाभिक रिएक्टर में मंदक की तरह कार्य कौन करता है? क्या न्यूट्रॉनों की गति मंद करना, या न्यूट्रॉनों की गति तीव्र करना, इलेक्ट्रॉनों की गति कम करना, या इलेक्ट्रॉनों की गति तीव्र करना? कौन करता है? हाँ, न्यूट्रॉनों की गति का मंद करना ही जो है वह रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। नेक्स्ट, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? रेडियो सक्रियता का मात्रक, किसी परमाणु का नाभिक जो है वह बना होता है किससे? प्रोटॉन से, अल्फा कण से, साथ ही साथ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। किसी परमाणु का नाभिक किससे बना होता है? तो प्रोटॉन और। इस टॉपिक के शुरू होने से पहले ही ड्राइंग बना करके बताए थे कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, एक रेडियो धर्मिक या रेडियो समस्थानिक है और इसकी अर्ध आयु 5 दिन है। 20 दिनों के बाद लिए गए नाभिकों का अविघटन अंश कितना होगा? तो अविघटन अंश, ये 5 दिन इसका क्या है? अर्ध आयु है। तो इसका अविघटन अंश कितना होगा? बताया जाए।
हाँ 20 दिनों का है ना, तो अर्ध आयु है, तो अर्ध आयु कितना है 5 दिन, तो और इसका पूर्ण आयु कितना होगा, आधा 5 है तो पूर्ण आयु कितना होगा, महाखत्म है, अर्ध आयु 5 दिन है तो पूरा कितना होगा आयु 10। भाई 10 का ना आधा जो है वो आप 5 कह रहे हैं, तो अर्ध आयु 5 है, क्लियर है, तो इसका पूरा आयु कितना होगा 10 दिन होगा, तो इसका पूर्ण आयु माना जाए कि कितना होता है 10 होता है, कितना होता है 10 होता है, 10 है, इसके बाद कितना है 20 दिनों के बाद पूछा गया है, तो 5 के 20 होगा ना, तो 5 के 20 यानी 4 गुना आ रहा है, तो जब 4 गुना आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 4 गुना आ रहा है तो 1/4 T1/2, तो 1/4 गुणे T1/2 कितना आया 4 ना आया, 5 के 20 4 गुना तो 1 4 के 16, तो 1 में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, रटा रटाया एकदम मर रहे हैं कि धुआं किए हुए है कि नहीं, कारण बता ही नहीं रहे हैं कि क्यों होगा 1/16, लगे हैं पूरा डील देने में 1/16 ऐसे थोड़े होता है बच्चा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, एक्स किरणें जो है वो क्या है, जो एक्स किरणें हैं वो गतिमान इलेक्ट्रॉन है, गतिमान धनात्मक आयन है, गतिमान ऋणात्मक आयन है, या विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, कौन है एक्स किरणें, बिल्कुल बढ़िया, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विद्युत चुंबकीय तरंग। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु कितनी होती है, अभी बताए थे 0.6931 बटा में कितना लैम्डा, क्षय गुणांक का SI मात्रक क्या होता है, क्षय गुणांक है तो उसका SI यूनिट इकाई क्या होता है, क्या होता है हर्ट्ज होता है। 1 AMU एटॉमिक मास ऑफ यूनिट, AMU का फुल फॉर्म क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई, तो 1 AMU की तुल्य ऊर्जा कितनी होती है, तो 1 AMU की तुल्य ऊर्जा होती है 931 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है, यानी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस तरीके से ये चैप्टर भी क्या हुआ खत्म हुआ। अब मॉडर्न फिजिक्स आज कंप्लीट करना है, टॉपिक बड़ा हो तो बार बार कहते हैं धैर्य से बैठे रहें। आप अगर घर पर लक्ष्य निर्धारित करके नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम यहाँ आप सीखें कि कैसे धैर्य से पढ़ा जाता है। हम भी जानते हैं कि पूरा मॉडर्न फिजिक्स जो है एक ही बार में खत्म नहीं हो जाएगा, उसके लिए धैर्य से बैठना पड़ेगा, धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, जो चीजें समझ में आ जाएंगी उसको लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक ही बार परेशान हो जाइएगा तो नहीं होगा। मकान बनाना होता है तो प्रथम ईंट रखना पड़ता है, धीरे धीरे बनता है, एक ही दिन में नहीं बन जाता है। और आप देखिए वह मकान अक्सर कमजोर हो जाता है जिसको एकदम लिमिटेड टाइम दे दिया जाता है, लेबर कॉस्ट नहीं बढ़ाया जाता है, नंबर ऑफ लेबर नहीं बढ़ाया जाता है। यहाँ उल्टा है, अब आपके लिए टाइम फिक्स कर दिया गया कि आपका फरवरी में पेपर होगा तो आपको अपना एफर्ट बढ़ाना है, प्रयास बढ़ाना है, क्योंकि समय निश्चित है। तो जब समय निश्चित होता है तो उसमें मेहनत ज्यादा किया जाता है। जैसे एक मकान बनाने के लिए समय निश्चित हो गया कि 5 रूम 30 दिन में बनाना है, तो 30 दिन में बनाना है अगर 5 रूम तो लेबर बढ़ाना पड़ेगा ना, तो वहां लेबर बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ फिक्स है कि 30 दिन बाद पेपर है तो यहाँ आपको लेबर वर्क करना पड़ेगा, यानी खूब कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि समय निश्चित है, और तब जाकर के आप इसको कंप्लीट कर पाइएगा। अब बैठिए आप एक बार पढ़ने के लिए, तो पता चला कि फिजिकल केमिस्ट्री पूरा पढ़ दिए, इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा पढ़ लिए, इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा पढ़ लिए। इस तरीके से डिस्कशन होता है, समझ में आ रहा है ना। और आप याद भी कीजिएगा तो ऐसे ही आप एक बार पढ़ने बैठे तो आपने देखा कि फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन सा प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, आपने उसको पढ़ना प्रारंभ किया और विदिन 2 to 3 डेज उसको पढ़ करके क्या कर दिया, पूरा भी कर दिया।
तो धैर्य के साथ बैठे रहे, इसीलिए तो कहा गया है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो अब सिंचाई तो प्रारंभ है, अब देखना ये है कि फल कैसा आता है, बेहतर फल हो, इसीलिए प्रयास क्या है, जारी है। न दिन को दिन समझना है, न रात को रात समझना है, सब चीज भूल करके बस गुरु जी का बात समझना है। अगर समझ गए तो बढ़िया है, नहीं समझे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। देखते हैं अब हम लोग अगला चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स का, और वो है परमाणु। स्टार्ट करें। एक ही वीडियो शूट में छोटा छोटा क्या वीडियो बनाना है, 12 मिनट 15 मिनट का, एक ही वीडियो शूट में पूरा मॉडर्न फिजिक्स खत्म। डेली एगो वीडियो नहीं डालना है, 3 गो यूट्यूब चैनल बनाया गया है, तीनों चैनल पर आपका वीडियो डाला जा रहा है। जिसको जो संदेह हो, जो डाउट हो, वहां देख सकता है, समझ सकता है। केवल ऑब्जेक्टिव नहीं डाला जा रहा है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों डाला जा रहा है, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों डाला जा रहा है। विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बाकी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है अब परमाणु। क्या है, तो बोर के हाइड्रोजन परमाणु के सिद्धांत से nth कक्षा में विद्यमान इलेक्ट्रॉन के लिए क्या संबंध होता है। nth कक्षा मतलब nवीं कक्षा में क्या संबंध होता है। रेखीय संवेग क्या होता है, तो nवीं कक्षा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो त्रिज्या होती है वह n के समानुपाती होती है, यानी नंबर ऑफ n बढ़ता जाएगा। किसी परमाणु की कक्षाएं बढ़ती जाएंगी तो त्रिज्या क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। देखो ये परमाणु का केंद्र है और ये पहली कक्षा के L M, तो कक्षा बढ़ता जा रहा है तो त्रिज्या बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है बच्चा, तो इसका मतलब त्रिज्या समानुपाती n होगा ना। अच्छा, वेग भी तो बढ़ रहा है। इसी तरह से गतिज ऊर्जा क्या होता है, तो nवीं कक्षा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तीनों जो है बोर के हाइड्रोजन परमाणु के सिद्धांत से स्पष्ट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा A, B और C। कोई दिक्कत, क्लियर है। देखिएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। लाइमन श्रेणी है, बामर श्रेणी है, पास्टन श्रेणी है या ब्रैकेट श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है जो दृश्य भाग में पड़ती है, बामर श्रेणी। बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है। हम्फ्रीज श्रेणी, फुंड श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी या लाइमन श्रेणी। इसका करेक्ट आंसर होगा लाइमन श्रेणी। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसके दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, तो इसके इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वो होगी माइनस क्या है 13.6, 2 से भाग दीजिए, 2 छके 12, 1 6 2 8 16, 6.8, यानी हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यदि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ऐसी स्थिति में दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी उसकी क्या होगी, आधी। तो आधी होगी तो आधा कर दिए ना, -13.6 का आधा, तो आधा किए तो कितना आ गया, 2 छके 12, 1 बचा और 6 बचा, तो 2 8 16, कितना आ गया 6.8, यानी इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चा, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा जो है वह 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह क्षेत्र कौन सा है। क्या वह दृश्य प्रकाश है, एक्स किरण है, पराबैंगनी है या अवरक्त है। तो जब कभी भी विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है तो वो क्या होता है, एक्स किरण होता है। कोई दिक्कत। नेक्स्ट, इसके आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसको याद करने के लिए आपको कितना दिन चाहिए, इसको याद करने के लिए आपको कितना दिन चाहिए, 1 दिन। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो कल संडे है, याद कर लीजिएगा। मंडे को सारे मॉडर्न फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव का जो अभी बताए हैं टेस्ट हो। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग कितना होगा। ये प्रश्न 2018 और
2021 में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम जो है कोणीय संवेग कितना होगा ये बताना है। दिया गया है h/π/Js होगा या h/2π/Js होगा या h/π/Js होगा। Js का मतलब होता है जूल सेकेंड, क्या होता है? अब यहाँ क्या है 2πh जूल सेकेंड। तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका न्यूनतम कोणीय संवेग कितना होगा? तो होगा h/2π। बोर का आवृत्ति शर्त क्या होता है? तो बोर का जो आवृत्ति शर्त होता है E1 - E2 बराबर h में, E1 - E2 बराबर h में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा आवाज आप लोग कम करें। अगला क्वेश्चन है कि ZXA का अल्फा क्षय निम्नलिखित में से कौन निरूपित करता है? तो इसमें से कौन निरूपित करेगा? ZXA है तो Z2 है और A कितना है? 4 है, Y है। मान लेते हैं Z कितना है? 2 है और A 4 है। फिर है 2He4। तो क्या ऐसा अभी हम लोगों ने पढ़ा था? पढ़ा तो था, दिखाएं? नहीं पढ़े थे जी, कहीं पर आया था जहां पर यूरेनियम जो है वह थोरियम और हीलियम में बटा था। थोरियम और हीलियम में होगा कहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसी से पकड़ में आ रहा है। अब यही चीज कहोगे कि सर यहाँ पर भी है, सर यहाँ पर भी है, सर यहाँ पर भी है। तो मेन तो यहाँ दिया ना A-4 और Z-2। क्लियर है? अगला देखते हैं। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कौन है? और इसका ऑप्शन जो है वह दिया हुआ है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए h बराबर hmv, लैम्डा बराबर h/mv, लैम्डा बराबर mc²/v और लैम्डा बराबर hv। अब इसमें से जो है वह डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कौन है? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर होता है h/में। एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या परमाणुओं की संख्या। समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर किसकी वजह से होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या की वजह से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है? तो रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार जो है वह म्यूऑन क्षय नहीं है। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। और इस तरीके से हम लोगों ने लगभग जो है टोटल मॉडर्न फिजिक्स क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। अगर मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट हो गया है तो अब जो अगला टॉपिक होगा वो होगा प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में भी 4 गो पाठ है ना? प्रकाश का परावर्तन भी पढ़ना है, अपवर्तन भी पढ़ना है, विवर्तन भी पढ़ना है, व्यतिकरण भी पढ़ना है और प्रकाश का द्वैत प्रकृति भी पढ़ना है। टोटल कगो 5 गो। तो प्रकाशिकी खंड में 12 क्लास के 5 गो इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, जो कि सारा ऑब्जेक्टिव होगा। बाकी आज जो ऑब्जेक्टिव मॉडर्न फिजिक्स में बताया गया, इसमें विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह भी आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा। जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, अगर नोट्स प्राप्त करना होगा तो आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं इसी तरह के वीडियोज के साथ अगले क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।